देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राहुल गांधी के बीच में चल रहा है जोरदार तरीके का युद्ध दोस्तों, जिसके बाद शुरू में धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट बोल रहा था कि वो किसी भी तरीके की अनियमितता में शामिल नहीं है, लेकिन शाम होते होते ऐसा कुछ हुआ कि पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय हिला हुआ है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, किस तरीके से राहुल गांधी ने बैकफुट पर धकेला और इसके बाद आपस में ही रिपोर्ट तलब करने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में आग लगने को लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर तरफ, जहां पर ममता बनर्जी का खुला ऐलान की इंतजार करो करूंगी ऐसा खेला कि देखते रह जाओगे। बताएंगे क्यों और किस बात को लेकर ममता बनर्जी दे रही है ये बयान दोस्तों, और किस तरीके का होने वाला है खेला। इसी के साथ में फिर अपने हाथ में मसाल लेकर निकली कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा, तो जोरदार तरीके का मिला समर्थन। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केंद्र सरकार कितना भी बचाव का काम कर ले, लेकिन आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्रालय के बीच में जोरदार तरीके का युद्ध चलता जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी ने सबसे पहले देश के युवाओं की परेशानी का मुद्दा उठाया दोस्तों। पहले तो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय और राहुल गांधी के बीच में संघर्ष चल रहा था, लेकिन अचानक से सीबीएसई से जुड़ा हुआ ऑन स्क्रीन मार्किंग का मामला सामने आता है, जहां पर बच्चों के पेपर सीधे शिक्षकों के द्वारा पहले जो ऑफलाइन किए जाते थे, यानी शिक्षक अपने हिसाब से पेपर चेक करके नंबर दिए जाते थे, वो सिस्टम हटाकर ऑन स्क्रीन पेपर चेकिंग का मामला लेकर आया गया दोस्तों। यानी स्क्रीन पर पीडीएफ बनाकर टीचर अपने हिसाब से नंबर दे रहे थे। इसके लिए एक कंपनी जोड़ी गई जिसका नाम कोएम्प्ट था, जिसका काम था कि वो सीबीएसई के 12वीं के बच्चों के पेपर दिए जाने के बाद उस पेपर को स्कैन करके ऑन स्क्रीन कर दे, यानी स्क्रीन पर रखे, और इसके बाद टीचरों ने चेक करके बच्चों को नंबर दिए दोस्तों, जिस कारण से पूरी तरीके से सीबीएसई के अंदर अफरा तफरी देखने को मिली और बच्चों के नंबर इतने कम आए दोस्तों कि एक से एक होनहार बच्चे सीबीएसई के द्वारा की गई इस हरकत के कारण परेशान हो गए, क्योंकि उनके नंबर मां काफी कम आए दोस्तों, जिसके बाद से भविष्य बच्चों का अधर में लटक गया। ऐसे में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया दोस्तों। इसके बाद सीबीएसई वाले बोलने लगे कि हमने सब कुछ सही तरीके से किया है, हमने जो कोएम्प्ट नाम की कंपनी को ठेका दिया था बच्चों के पेपर चेक करने का, वो एकदम सही दिया था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद एक 17 साल का बच्चा वेदांत श्रीवास्तव कहता है कि उसने अपना ऑन स्क्रीन वाला पेपर मंगवाया, यानी उसने देखना चाहा कि उसका पेपर सही तरीके से चेक हुआ है नहीं हुआ। उसने पीडीएफ मंगाया तो उसको किसी और बच्चे का पीडीएफ भेज दिया गया, यानी किसी और बच्चे का पेपर भेज दिया गया। और जब ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाया गया दोस्तों, तो उस बच्चे को पाकिस्तानी सोरोस का एजेंट और डीप स्टेट यानी भाजपा सरकार के खिलाफ साजिश करने वाला एजेंट बता दिया गया दोस्तों। इस पर राहुल गांधी और ज्यादा फायर हो गए और उन्होंने सीबीएसई को जमकर खरी खोटी सुनाई, और फिर पूरी रिपोर्ट के साथ में राहुल गांधी ने सीबीएसई और उसके द्वारा दिए गए कोएम्प्ट नाम की कंपनी के ठेके को लेकर सबके सामने खुलासा कर दिया कि ये कोएम्प्ट नाम की कंपनी वही कंपनी है जिसका पुराना नाम ग्लोब अरीना हुआ करता था, जिसकी जमकर बदनामी हुई थी, और इसको लेकर तेलंगाना के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला था। तेलंगाना में भी इसी ने पेपर चेक किया था, लेकिन बाद में विरोध के बाद इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन इसने बाद में अपना नाम बदल लिया और सीबीएसई वालों ने इसको ठेका दे दिया दोस्तों। इसके बाद इस कंपनी ने पूरे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि एक्सपर्ट और शिक्षकों ने 36 बिंदुओं में कहा था कि जो एएसएम सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद मोदी सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया। सवाल यह पूछा गया कि आखिर क्यों लागू किया। दूसरा ये कि मोदी सरकार ने टेंडर की शर्तें किसके आदेश के बाद हल्की कर दी और कंपनी को फायदा पहुंचाया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या नियम बदले गए? कोएम्प्ट कंपनी और बीजेपी के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है? टीसीएस नाम की कंपनी को ऐसे काम कराने का काफी अनुभव है, तो उनको टेंडर क्यों नहीं दिया गया? उनकी जगह पर कोएम्प्ट नाम की कंपनी को क्यों दिया गया? मोदी सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को पीछे धकेल रही है। इसके बाद टेंडर में बदलाव किए गए, उसका भी जिक्र किया गया है दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि बीते दिन अचानक से खबर सामने आती है कि शिक्षा विभाग के अंदर अचानक से आग लग गई है। इसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचती है और जैसे तैसे आग को बुझाया जाता है। शक हुआ कि आखिर शिक्षा विभाग जहां पर इतने सारे सवाल है वहां पर आग कैसे लग सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय में आग का पता नहीं, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था में असली आग बीजेपी ने अपने कुकर्मों से लगा दी है। बीजेपी ने शिक्षा को पेपर लीक माफिया के जरिए लूट का धंधा बना दिया है। जो कहानी व्यापम घोटाले से शुरू हुई थी उसका खामियाजा अब सीबीएसई के छात्रों को भी भुगतना पड़ रहा है। और इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने जो बातें बोली थी और सीबीएसई के द्वारा दिए गए ठेकों पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सीबीएसई वाले पहले खंडन कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। लेकिन शाम होते होते पहले आग की खबर आती है, उसके बाद आता है कि शिक्षा विभाग ने सीबीएसई के द्वारा कोएम्प्ट नाम की कंपनी को दिए गए ठेके के मामले को लेकर सारे दस्तावेज मंगवाए हैं, इसकी जांच की जाएगी। यानी दोस्तों अब विभाग को अपने सीबीएसई डिपार्टमेंट को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। यानी ये डिपार्टमेंट अभी तक अपना बचाव कर रहा था और अचानक से पलटी मारते हुए रिपोर्टें और दस्तावेज तलब किया जा रहा है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि पूरी तरीके से राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे उस पर अब ये बैकफुट पर चले गए हैं और खुद ही जांच कराने की बातें करने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय आज
आजकल सवालों के घेरे में है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर रहेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी लेते हुए मन की बात कार्यक्रम में आम का जूस कैसे बनता है ये बताने की जगह सीबीएसई को कैसे बर्बाद किया और पूरे शिक्षा विभाग को कैसे भाजपा सरकार ने बर्बाद किया, इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में आज से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने जा रही है। दोस्तों कई लोग पूछ रहे थे कि ममता बनर्जी जो एक सड़कों पर लड़ने वाली नेता है, यानी लड़कर उन्होंने अपना नाम कमाया है, मुख्यमंत्री रही है, तो ऐसी लड़ाकू नेता कब से वापस लौट रही है। दोस्तों तो उन सबके लिए बड़ी अपडेट ये है कि ममता बनर्जी आज अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन में शामिल होंगे। दोस्तों कोलकाता के अंदर उनको भाजपा की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। दोस्तों इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि वो आंदोलन करेंगी, भाजपा वालों को मुझे गिरफ्तार करना है तो करें। उन्होंने कहा कि आज आपका समय है तभी आप ये सब कर रहे हैं। पार्टी मीटिंग में विधायकों के न आने के सवाल पर जवाब देते उन्होंने कहा कि कल मेरे 4 चुने हुए विधायकों ने मुझे शिकायत की कि मीटिंग में आने से पहले पुलिस के द्वारा उनको फोन करके डराया धमकाया गया। और ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब भी मीटिंग करने जाती हूँ मेरी परमिशन को ये लोग कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि पुलिस वालों को अपना दायित्व याद रखना चाहिए, पुलिस का काम आम जनता की रक्षा करना है, लेकिन वो विधायकों को धमका रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे पुलिस को देखकर शर्म आती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार द्वारा मेरी भी सुरक्षा हटा ली गई है, आप लोगों ने मेरे साथ खेला है, अब मैं इसे बड़ा खेला करूंगी और थोड़ा इंतजार करिए। टीएमसी की सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर दावा किया जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ नेता खड़े नहीं है, लेकिन यह बात एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अब जो बात कही है दोस्तों की इंतजार करो कि इसे बड़ा खेला करूंगी, इससे संकेत मिल रहे हैं कि आज बंगाल में जोरदार तरीके का संघर्ष होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी एसी कमरों में बैठकर नेता नहीं बनी है, सड़कों पर संघर्ष करके वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रही है, इसीलिए स्ट्रीट फाइटर के तौर पर इनको जाना जाता है। इनके द्वारा दिए गए बयान से पता चल रहा है कि संघर्ष अभी और लंबा और तगड़ा होने जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर चुकी है और दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के सांसद बापी हलदार के दफ्तर पर तोड़फोड़ किया गया। दोस्तों सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें देखी जा रही है, यानी अभी भी गुंडागर्दी भाजपाइयों के द्वारा लगातार जारी है। दोस्तों ममता बनर्जी के बैनर पोस्टर तो फाड़ दिए गए, लेकिन सांसद के दफ्तर पर भी हमला किया गया और बड़ी बात यह है दोस्तों की ये सबके सब बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे पुलिस वाला ना तो सांसद को सुरक्षा मुहैया करवा पा रहा है दोस्तों, ना ही इन भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडा लेकर किए जा रहे गुंडागर्दी को रोक पा रहा है। दोस्तों इससे पता चलता है कि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। अगर भाजपा के किसी सांसद पर पहले इस तरीके का हमला हो जाता तो गोदी मीडिया वाले जोर जोर से चिल्ला रहे होते दोस्तों, लेकिन अभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, तो इससे पता चल रहा है कि ये पूरा प्रायोजित तरीके से सिस्टम से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए दोस्तों उतनी कम है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय फर्जी हस्ताक्षर का मुद्दा भी एक नए तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर विधायकों के सिग्नेचर की जरूरत होती है, यानी दस्तखत की जरूरत होती है कि विधायक किसी एक व्यक्ति को फलाना व्यक्ति को अपने पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन करते हैं, यानी विपक्ष का जो विधान मंडल का नेता होता है दोस्तों उसी को विपक्ष का नेता बनाया जाता है। और विपक्ष का नेता इस बार पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शोभन देव चट्टोपाध्याय को बनाया गया है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया गया, लेकिन 2 विधायक है जिसमें संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के हम लोग विधायक जरूर है, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया और हमारे साइन फर्जी तरीके से करवा लिए गए और हमारे साइन के तहत नेता विपक्ष के पोस्ट पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष तय कर दिया गया, हमसे पूछा भी नहीं गया, हमारे फर्जी साइन किए गए। इस मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली दोस्तों और दोनों विधायकों की शिकायत के बाद पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस भेजा गया है दोस्तों और जांच उनकी भी की जा रही है, यानी उनको भी फंसाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित करके बाहर का रास्ता दिखाया है दोस्तों, लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी की पार्टी में कुछ एक विधायक है जो पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले टीएमसी के नेता थे, इसीलिए टीएमसी के कुछ अभी भी विधायक है जिनका शुभेंदु अधिकारी के साथ में बातचीत चल रहा है और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब ये जो पार्टी के अंदर कुछ विधायक है जो उनसे मिले हुए थे अब ये खुलकर सामने आने लगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने सबको बाहर का रास्ता दिखाने का भी फैसला लिया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई का संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता युवा मोर्चा के लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर मौजूद थे दोस्तों, जहां पर मशाल यात्रा निकाल रहे थे और मशाल मार्च के दौरान अपने हाथ में तख्ती ले रखी थी सभी लोगों ने, जिसमें लिखा हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से अपना इस्तीफा दो। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो मशाल चल रहा था दोस्तों, उसकी तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। और मजाल नहीं है कि एक भी गोदी मीडिया वाला इसको सही से दिखा पाए, क्योंकि उनको लगता है कि इस मामले को दबा देंगे और देखने नहीं देंगे तो सोशल मीडिया पर कुछ देर तक फैलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अब सोशल मीडिया पर भी लोगों तक मैसेज क्लियर कट पहुंचने लगा है। गोदी मीडिया के सहारे जनता बैठी नहीं है और कोल्हापुर के अंदर हुए इस जोरदार तरीके के मशाल मार्च को लेकर ये तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, जो साफ तौर पर दिखाती है कि ये भीड़ एक दो नहीं बल्कि हजारों हजार की संख्या में है। और उन लोगों की है खासकर जो बचे परिवार के लोग सीबीएसई और नीट पेपर के साथ साथ एसएससी जीडी के पेपर को लेकर और सीयूटी के कुछ एक पेपर रद्द किए जाने के मामले को लेकर परेशान चल रहे हैं दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है दोस्तों कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी को अपनी पार्टी में फूट को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी में अपना विलय करवा लेना चाहिए, यानी टीएमसी पार्टी को वापस से अपनी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए। इस बात की चर्चा कांग्रेस के समर्थकों में चल रही है, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से बोल रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में फूट को बचाना चाहते हैं और विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं तो वापस से कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। और ममता बनर्जी तो कांग्रेस से ही निकली है और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही कही जाती है, तो कांग्रेस पार्टी में वापसी टीएमसी वालों की होनी चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर डीके शिव कुमार कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री कल बनने जा रहे हैं दोस्तों। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। डीके शिव कुमार ने सरकार में आने से पहले यानी मुख्यमंत्री बनने से पहले स्पष्ट तौर पर कहा है कि कर्नाटका के हक का एक पैसा गुजरात नहीं जाने देंगे। और शिव कुमार ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिताबी जीत के बाद यह बयान दिया दोस्तों। आरसीबी ने खिताब जीता है और गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल का फाइनल जीतकर इतिहास बनाया है दोस्तों। दूसरी बार बेंगलुरु ने क्रिकेट मैच जीता है और इसके बाद फाइनल में जीतकर उन्होंने दूसरी बार ट्रॉफी आईपीएल की ट्रॉफी हासिल कर ली है दोस्तों। इसी का जिक्र करते हुए डीके शिव कुमार मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को आईपीएल फाइनल की मेजबानी से हटाए जाने का विरोध कर रहे थे दोस्तों। यानी पहले ये फैसला लिया गया था कि बेंगलुरु के अंदर फाइनल कराया जाएगा, लेकिन बाद में अंत में फैसला बदल दिया जाता है दोस्तों और अहमदाबाद फाइनल ले जाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग सारे के सारे बड़े मैच को और दूसरी स्टेडियम की जगह अहमदाबाद लेकर चले जाते हैं दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम लेकर चले जाते हैं। और इसी बात पर नाराजगी जता रहे हैं राज्य के नए नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री, जो आधिकारिक तौर पर कल शपथ लेंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार एकदम सही बोल रहे हैं, देश के अंदर गुजरात लॉबी काम करती है, जिसका काम होता है कि बड़े बड़े जो निवेश हो या फिर बड़े बड़े काम हो, चाहे कहीं आईपीएल का फाइनल कराने का मामला हो या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल कराने का मामला हो, हर बार ये केवल गुजरात लेकर चले जाते हैं, यानी अहमदाबाद में ही फाइनल करवाते हैं क्रिकेट का। और बाकी जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, चाहे यहाँ तक कि महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम क्यों ना हो, वानखेड़े स्टेडियम, वहां पर भी फाइनल नहीं होने देते दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि क्रिकेट बीसीसीआई में जय शाह के कब्जे के बाद से ये हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता की नाराजगी एकदम सही भी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी के अंदर लुधियाना के अंदर हलवारा एयरपोर्ट का उसके टर्मिनल का उद्घाटन किया था दोस्तों, लेकिन टर्मिनल बनाने में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि टर्मिनल की छत पहली ही बारिश में आंधी तक नहीं झेल पाई दोस्तों और कई जगह पर पैनल निकल गए, छत भी टूट गई और पानी टपकने लगा। टर्मिनल में लगी कई शीट्स उड़ गई और कई उड़कर लटक गई, उखड़कर लटक गई। और साफ है कि मोदी सरकार में हर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद घटिया क्वालिटी का बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जनता के पैसे की लूट मची है, बीजेपी के नेता मंत्री पैसों की बंदर बाट कर रहे हैं। और चाहे देश के अंदर एक्सप्रेस वे की घटिया क्वालिटी का मामला हो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेस वे जो भी हाल फिलहाल में बनाया गया था वो भी पूरी तरीके से धरातल में धता जा रहा है। और लुधियाना के टर्मिनल का भी ये हाल है दोस्तों, और एक साल भी नहीं होते बल्कि 5-6 महीने के अंदर ही बीजेपी सरकार द्वारा बनाया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स यानी पूरी तरीके से धाराशाही होता हुआ दिखाई देता है। इससे पता चल रहा है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार अलग ही लेवल पर है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और तरीके का युद्ध चल रहा है दोस्तों, और ये युद्ध चल रहा है दो लोगों के बीच में, यानी दो ग्रुप के बीच में। एक तो मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप है, जिसने विवादित बयान देते हुए यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को लेकर यानी अध्यापकों को लेकर कह दिया कि वो 2 कौड़ी के अध्यापक के टीचर्स हैं, उनको पता वता कुछ नहीं है। अंजना ओम कश्यप के इस बयान को खान सर के खिलाफ दिया गया बयान समझा गया दोस्तों। इसके बाद खान सर और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे यूट्यूब हो या फिर तमाम अलग अलग जगह हो, हर जगह पर जो पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना जवाब दिया दोस्तों। और सोशल मीडिया के शिक्षकों ने बताया कि हम लोग
बच्चों को पढ़ाते हैं और कम दाम में कम रेट में पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं और हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन गोदी मीडिया वाले हमको 2 कौड़ी का बता रहे हैं, जबकि खुद दुनिया में भारत की फ्रीडम मीडिया फ्रीडम में जो इंडेक्स में स्थिति है वो दयनीय है, यानी 157वें स्थान पर है, जो काफी भद्दी स्थिति है। दोस्तों इस पर अंजना ओम कश्यप के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, लेकिन वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर को लेकर 2 कौड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। इस पर जवाब देते हुए बबीता मैडम ने कहा कि 2 कौड़ी का हम लोगों को ये लोग बता रहे हैं। अंजना ओम कश्यप और मीडिया वाले एंकर, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग 2 कौड़ी के शिक्षक है तो हमारा अपमान करने वाले फूटी कौड़ी के नहीं है, यानी हम तो 2 कौड़ी के भी है। 2 कौड़ी के तो फिर भी कुछ वैल्यू होती है, कुछ उसका मान सम्मान होता है। फूटी कौड़ी के तो कोई वैल्यू कोई मान सम्मान भी नहीं होता। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मीडिया वालों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे दुनिया भर के अंदर भारत की मीडिया को सरकार की चापलूसी करने वाली, चाटुकारिता करने वाली मीडिया के तौर पर देखा जाता है, थोड़ा हिम्मत जुटाकर बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार को आईना दिखाना चाहिए, तब जाकर दुनिया भर के अंदर जो मीडिया की इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति सुधरेगी। दोस्तों वरना यह भारत के अंदर रैंक रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग उस मीडिया का चेहरा है दोस्तों, वे लोग शिक्षकों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आम जनता को असली बातें बता भी रहे हैं और असली मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा के आईटी सेल वाले को दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार चार्टर प्लेन से दिल्ली गए हैं और चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार चार्टर प्लेन से घूमना फिरना करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, यानी जबरदस्त समृद्धि वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थक ने कहा कि डीके शिव कुमार के पास 1413 करोड़ की संपत्ति है और ये संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, यानी उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पास 1413 करोड़ की संपत्ति है। वो किसी भाजपा के नेता की तरह छुपाकर कि मैं तो गरीबी में जी रहा हूँ, मैं तो किसी किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और चाय बेचता था और इस तरीके की बातें कर करके 8800 करोड़ रुपए के प्लेन में घूम रहे हो। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने तो डंके की चोट पर बोला है कि उनके पास 1413 करोड़ रुपए है और इस संपत्ति की उनकी जांच भी हो रही है और बार बार ईडी सीबीआई वाले छापे वापे मारते रहते हैं। तो वो तो अपनी संपत्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? कुल मिलाकर भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो घूम फिरकर कांग्रेस पार्टी के नेता पर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा बोल देंगे तो आम जनता के बीच में मैसेज आएगा। लेकिन सबको पता है कि डीके शिव कुमार के ऊपर मामला ही बीजेपी की सरकार ने इसलिए दर्ज किया क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है। वो ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कुछ ऐसा गलत तो होगा ही जिससे पकड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो पकड़ नहीं पाए और आगे क्या होगा ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन अगर डीके शिव कुमार जिनके पास 1413 करोड़ की संपत्ति है वो चार्टर प्लेन में नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी आईटी सेल वालों के लिए दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के सियासी घमासान को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। राबड़ी देवी का बंगला खाली करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश पर आरजेडी बोली कहा बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने की कोशिश चल रही है और बिहार सरकार के मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को ये बंगला आवंटित किया गया है। नंद किशोर को कुछ हफ्ते पहले 21 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास भी आवंटित किया गया था। आरजेडी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश के तहत ये बातें कर रही है, खासकर बंगले से उनको वंचित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट टीएमसी सांसदों पर हुए हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला जितना क्रूर है उतना ही कायरतापूर्ण है और पिछले 2 दिनों में कोलकाता में घटी चौंकाने वाली घटनाओं ने न केवल पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा को बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया है। और पश्चिम बंगाल को लंबे समय से भारत के सबसे सभ्य राज्यों में से एक माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंसा, घृणा और भीड़ तंत्र का प्रतीक यहाँ बन चुका है। और संपादकीय में तर्क दिया गया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का सत्ता हासिल करते वक्त दावा किया था कि यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद है और काफी ज्यादा हिंसा हो रही है राजनीति में, इसे खत्म करेंगे। लेकिन बीजेपी के आने के बाद से ये हिंसा और ज्यादा बढ़ चुकी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है दोस्तों। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने जवाब दिया है दोस्तों। बीजेपी सरकारें मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, व्यापम और नर्सिंग घोटाले के लिए कुख्यात है और मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में चल रहा है जो मेरी सरकार में शुरू हुआ था। विकास देखना है तो कभी अच्छे मन से छिंदवाड़ा आइए, धार्मिक आचरण समझना है तो बजरंग बली की सबसे ऊंची मूर्ति के सिमरिया में दर्शन करिए और महाकाल कॉरिडोर भी मेरी सरकार में शुरू हुआ। सत्ता का घमंड ना करिए। 2018 में हम सब ने मिलकर बीजेपी को हराया था और भाजपा 2020 में जनता नहीं लोकतंत्र
लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में आई है। 2023 में भी आप लोग वोट चोरी से जीते हो। बीजेपी का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है, इसलिए खुशी खुशी सामान बांधना शुरू कर दीजिए। टाइम आ चुका है आप लोगों के विदाई का। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता ने भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर यह जवाब दिया है दोस्तों, जो जीतू पटवारी को 2 कौड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बताया है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट सूट क्यों पहनते हैं। दोस्तों उन्होंने एक हफ्ते के बाद आयोजित रैली के अंदर जनता को संबोधित करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट सूट को लेकर जो विवाद है उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में आए अभी कुछ सप्ताह हुआ है। जिन लोगों ने कहा था कि हम 6 महीने चुप रहेंगे, वे लोग अभी भी चुप नहीं रह पा रहे, यानी 6 दिन भी से चुप नहीं रहा जा रहा। हमारे पोस्ट संभालते हुए 6 घंटे के अंदर ही इनके द्वारा शिकायतें शुरू कर दी गई। यानी डीएमके पार्टी कह रही थी कि हम 6 महीने तक इनको मौका देंगे काम करने का, लेकिन अभी से ही भड़क रहे हैं। ऐसे में विजय ने डीएमके के परिवारवाद के साथ साथ नशीली दवाइयों के खतरे और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर जनता की नाराजगी का कारण बताया, जिसे डीएमके की सरकार गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और बड़े फैसले होंगे। ऐसे में दोस्तों सूट को लेकर भी वो कह रहे हैं कि काला और सफेद रंग का जो सूट मैं पहनता हूँ, काले रंग का क्या अर्थ है आप लोग जानते हैं। मैं हर चीज में काला और सफेद ही रहूंगा और ये सब लोग जानते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत